नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज वेल कंसर्न स्क्रीन आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं दोस्तों स्पेशल केसेस से। आपको पता है कि हमारा जो प्यारा भारत है उसमें अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कस्टम्स है, सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। और यही डाइवर्सिटी इंडिया को एक यूनिक कंट्री के रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में इसकी यूनिकनेस के नाम से जाना जाता है, इसकी कल्चरल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर हमारी इस इंडिया की जो पहचान है इसको बरकरार रखना है तो उसके लिए हमें इन कल्चरल हेरिटेज को एज इट इज़ बनाए रखना पड़ेगा। तो इसको एज इट इज़ बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में ऐड किया गया है एक बड़ा ही यूनिक आर्टिकल 371 यानी आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस किस राज्य के लिए है। तो 4 स्टेट्स के लिए आर्टिकल 371 ऐड किया गया है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन सभी के लिए आर्टिकल 371 ऐड किया गया है और ये स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं क्योंकि इन राज्यों में आर्टिकल 371 है। नाउ व्हाट आर दो स्पेशल पावर्स? ये स्पेशल पावर्स हैं कि यदि कोई नॉन रेजिडेंट्स है जो इन राज्यों में नहीं रहता है, वो यदि इन राज्यों में जाके ज़मीन खरीदना चाहे, वहाँ पे घर बनाना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको ऐसा करने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजंस उन राज्यों को प्रदान किए गए हैं। अब इन राज्यों में स्पेशल प्रोविजंस क्यों प्रदान किए गए हैं? क्योंकि इनकी कल्चरल हेरिटेज बहुत अलग है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, ये जो फोटो है दोस्तों नागालैंड की है। यहाँ पे बहुत ही यूनिक ट्राइब पाई जाती है, नागा ट्राइब। वहाँ पे कल्चर बहुत अलग है और सारी चीज़ें अलग अलग है। इनकी डाइवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 371 का ऐड किया गया है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 371 जो है उन स्टेट्स के लिए है जिनकी डिफरेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो ये जो स्टेटस है ये प्रोटेक्ट करता है इन लोगों के ज़मीनी अधिकार को, इनके कल्चर को, और इनको प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट दी जाती है गवर्नमेंट सर्विसेज में। यानी राज्यों में यदि कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो सबसे पहले यहाँ के निवासियों को इसमें प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। और जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नॉन रेजिडेंट यहाँ पे जाके कोई घर या ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये था दोस्तों हमारा स्पेशल स्टेटस। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो जो एरिया वाइज बहुत बड़े होते हैं उनको स्टेट्स का नाम दे दिया जाता है, और लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं तो इनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता। अगर इनको स्टेट नहीं बनाया जा सकता तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको बाकी स्टेट्स में मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ना तो इनको स्टेट बनाया जा सकता है ना ही इनको बाकी स्टेट्स के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो कर क्या सकते हैं इसके साथ? ये कर सकते हैं दोस्तों कि इनको यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा हम बना सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज बहुत ही स्मॉल यूनिट्स होती हैं और इसलिए इनके पास इनकी सर्टेन पावर्स होती हैं, लेकिन ये पावर जो है स्टेट के मुकाबले बहुत ही कम होती है। तो यानी कि हमने क्या देखा, सबसे पावरफुल सेंटर होता है, उससे कम पावरफुल स्टेट होता है, और उससे कम पावर मिलते हैं यूनियन टेरिटरीज को। तो यानी कि सम यूनिट्स विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर्स, दीज यूनिट्स आर टू स्मॉल टू बिकम अ स्टेट बट ऑल्सो दे कुड नॉट मर्ज विद अदर स्टेट्स। तो इन्हीं को बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज। और कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। तो ये सब हमारी यूनियन टेरिटरीज के एग्जाम्पल हैं। यूनियन टेरिटरीज जैसा मैंने आपको बताया कि डू नॉट हैव पावर्स ऑफ द स्टेट। जितनी पावरफुल स्टेट होती है उतनी पावरफुल यूनियन टेरिटरीज नहीं होती। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास स्पेशल पावर होती है कि वो यूनियन टेरिटरीज को चला सके। तो ये था दोस्तों स्पेशल स्टेटस और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। अगर हम देखें तो हमारे देश में बाकी और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 7+2 की यूनियन टेरिटरीज हमारी हो गई है। सबसे पहले तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को भी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया गया है अक्टूबर 2019 में। फिर हम बोलते हैं ये चंडीगढ़ है, ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे दमन एंड
दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो ये सब दोस्तों था मैप में हमारी यूनियन टेरिटरीज। अगर हम बात करें इनको याद करने की, तो इनको याद करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ, एज यू कैन सी हेयर। चलो दिल दे दो अब, ये है यूनियन टेरिटरीज को याद करने की ट्रिक। चॉइस फॉर चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से आता है दिल्ली, एक दे से आता है दमन एंड दीव, दूसरे दो से आता है दादर एंड नागर हवेली, फिर आपका मतलब है अंडमान एंड निकोबार प्लस पोंडिचेरी, इसको पुदुचेरी बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि अभी हाल ही में ऐड हुई है, लद्दाख अभी हाल ही में ऐड हुआ है, तो आई होप आपको ये याद होगा। तो ये थी दोस्तों यूनियन टेरिटरीज को याद करने की ट्रिक। तो अगर हम आगे बढ़े तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आई होप आपको ये यूनियन टेरिटरीज पसंद आई होगी। अब अगर आगे बढ़े तो शेयरिंग ऑफ पावर, जो ये शेयरिंग ऑफ पावर का ये फंडा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हुआ क्या था दोस्तों कि एक कांग्रेस की जो सरकार थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चेंजेस ला रही थी, यानी कि संवैधानिक भावना के साथ ये खिलवाड़ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस खिलवाड़ को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऐड किया और इस बेसिक स्ट्रक्चर में 14 चीज़ों को लिस्ट किया गया और ये कहा गया कि जो हमारी सरकार है वो अकेली इसमें चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो 14 चीज़ें हैं इनको कोई भी गवर्नमेंट अपने दम पे चेंज नहीं कर सकती। तो अगर इनमें चेंज करना हो तो कैसे किया जाए, तो इनमें चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये है कि मान लीजिए कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली है, तो दिल्ली की सरकार हमेशा ये डिमांड करती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, जिससे कि दिल्ली को और भी ज़्यादा पावर मिले, उतनी पावर मिले जितनी किसी स्टेट को मिलती है। तो अगर यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदलना है तो सीधा सीधा ये शेयरिंग ऑफ पावर के साथ छेड़छाड़ करना होगा। और शेयरिंग ऑफ पावर किसका हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत हासिल करना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये है कि दोनों ही सदनों का 2/3 बहुमत हासिल करना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं सभी में से 50% स्टेट्स एटलीस्ट इसकी डिमांड को पॉजिटिवली हाँ करें। तो यदि इसके फेवर में 50% स्टेट्स आ जाती हैं तो फिर यानी कि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि इसी बेसिस पे हम बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो खाली पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो यदि कोई चेंज करना होगा तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, यानी 2/3 वोट से इसको दोनों ही सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में पास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रस्ताव है उसको रेटिफाई किया जाएगा बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो जितनी भी स्टेट्स हैं उसके आधे स्टेट जो है इसको रेटिफाई करेंगे, तब जाके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये चेंज अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी हमारे जो संविधान है उसको इंटरप्रेट करने की, उसकी व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है। तो जुडिशरी हैज़ पावर टू इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया सेम है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये भी मैंने बताया है कि यदि पावर को लेके कोई डिस्प्यूट ओकर होता है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके या दोनों अलग अलग डिसीजन ले सकती है। तो जुडिशरी इज ऑल पावरफुल। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी भारत में फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो भारत में फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा फेमस यानी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देती है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि 1956 में
कब? 1956 में भारत में एक एक्ट पास किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाया जाए, यानी कि जिस स्टेट में जो भाषा बोली जाती है उस स्टेट के एरिया को उसी भाषा के अकॉर्डिंग बना दिया जाए। तो ये था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ये बनाना ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत चुनौतीपूर्ण था। सबसे पहली चुनौती ये आई दोस्तों कि सबको ये लगा कि यदि भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण किया जाता है तो उससे जो भारत की डाइवर्सिटी है इसको धक्का लगेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे भारत ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं रह पाएगा। लेकिन इस चुनौती का सामना करते हुए हमारी सरकार ने 1956 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए और भाषा के आधार पर जैसे ही स्टेट बनाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो कि सिक्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी स्टेट की लैंग्वेज को सिक्योर करने के लिए भाषा को मेन रखा गया, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब भाषा के आधार पर स्टेट्स का निर्माण किया गया दोस्तों तो उससे कोई दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं आई, बल्कि हुआ क्या कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था और भी ज़्यादा इजी हो गया। इजी क्यों हो गया? क्योंकि भाषा के आधार पर स्टेट का निर्माण कर दिया गया और अब हर स्टेट अपने अपने भाषा में कार्य करने के लिए आज़ाद है। तो यदि कोई तेलुगु लैंग्वेज वाला स्टेट है तो वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में ऑफिशियल काम हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव आया फेडरलिज्म का एस्पेक्ट जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स का निर्माण किया गया। तो कुछ स्टेट है जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इनको इनकी भाषा के आधार पर बनाया गया, प्लस इनकी डिफरेंसेस ऑफ कल्चर को रिकॉग्नाइज किया गया और इसी रिकॉग्निशन के आधार पे इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, जैसे आपका नागालैंड। इनके बारे में बात करने के बाद दोस्तों हमारे आती है दूसरी बात कि लैंग्वेज पॉलिसी। अब नाउ व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज पॉलिसी? हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है और लैंग्वेज पॉलिसी जो है सेकंड टेस्ट था भारत का। पूछा गया सवाल कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो जिस देश में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो यही रीज़न है कि देयर इज़ नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज, यानी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हर राज्यों की अपनी भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज एक भी नहीं है। तो क्या किया गया कि अब बात आई कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया जाए। तो 40% इंडियंस जो हैं हिंदी बोलते हैं। इंडिया में जो 40% इंडियंस हैं वो हिंदी बोलते हैं और बाकी 60% हिंदी नहीं बोलते। ये 60% लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल 40% हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए हिंदी जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी के अलावा भी 21 और लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल लैंग्वेजेस पे, यानी 8वीं अनुसूची में इनको डाला गया। तो ये शेड्यूल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? तो अब इन शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा और बात करने से पहले हम इनके बारे में और जानते हैं कि स्टेट जो है इनकी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है और मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो यानी तमिलनाडु में आप जॉब कर रहे हैं, यानी तमिलनाडु की सरकार है तो वहाँ की स्टेट फॉलो करेगी वहाँ की लैंग्वेज। कन्नड़ में है तो कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में जो काम किया जाता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में। तो हर स्टेट की अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसी लैंग्वेज में वो अपना काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा सीधा ये बोला गया है कि वो हिंदी को किसी भी स्टेट पे इम्पोज नहीं कर सकती। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि 40% इंडियंस हिंदी बोलते हैं, लेकिन 60% इंडियंस हिंदी नहीं बोलते, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल अभी भी हिंदी नहीं बोलते। तो यदि मान लीजिए कल को हमारी जो सरकार है उसने बोल दिया कि हिंदी अब से नेशनल लैंग्वेज है, तो जैसे ही हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनती है तो सबसे पहला असर किस पे होगा? नौकरियों पे पड़ेगा। तो उन स्टेट्स में जहाँ पे जो लोग हिंदी नहीं बोलते, हिंदी भाषी नहीं हैं और सरकारी नौकरियों में हैं, तो उन स्टेट्स को बोला जाएगा कि आप हिंदी को सीखिए। आपको सर्टेन टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको हिंदी सीखनी है। तो उस टाइम के बाद जिस लोगों ने हिंदी सीख ली उनकी तो जॉब बनी रहेगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखी उनकी जॉब चली जाएगी।
तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और जब अगर हिंदी को या किसी और लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज है अगर नेशनल लैंग्वेज बन जाती है तो फिर हर स्कूल, हर कॉलेज में, हर जगह ये हिंदी इम्पोज की जाने लगेगी, एक दूसरे के ऊपर थोपी जाने लगेगी। इससे क्या होगा, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होगी और इंडिया में मार काट की सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है और इसीलिए केंद्र सरकार राज्यों पर हिंदी नहीं थोप सकती। अब अगर हम बात करें दोस्तों अनुसूचित भाषाओं की यानी शेड्यूल लैंग्वेजेस की, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस बताती है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1300 से ज़्यादा भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 22 लैंग्वेजेस की। तो इन 1300 लैंग्वेजेस में से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस की बात करेंगे और ये जो 1300 लैंग्वेजेस हैं इनको कई दूसरी मेजर लैंग्वेजेस के अंदर मर्ज कर दिया गया है, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सभी को हिंदी लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भोजपुरी बोलता है तो माना जाएगा कि वो हिंदी बोलता है, मगधी लैंग्वेज बोलने वाले को माना जाएगा कि हिंदी बोलता है। इसी तरीके से बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी दूसरी लैंग्वेजेस को मर्ज कर दिया गया है। इससे हमें क्या मिला है, वास्ट ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेस। तो जब सेंसस ने ऐसे ग्रुप्स बना दिए लैंग्वेजेस के, मर्ज कर दिया, तो मर्जर के बाद भी 121 मेजर लैंग्वेजेस निकल के आई। अब ये जो 121 लैंग्वेजेस हैं इनमें से 22 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है, ठीक है। और ये 8th शेड्यूल क्या है, ये डील करता है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया से। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जैसे असमीज़ है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी। तो इन शेड्यूल लैंग्वेजेस में ऐड करने का क्या मतलब है कि भारत सरकार का कार्य जो है इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड किया गया है। तो आप देख सकते होंगे कि सिर्फ हिंदी ही है जिसको मोर देन 40% लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी बोलता है। जबकि बाकी अदर लैंग्वेजेस को मिला दिया जाए तो इनको मिलाने के बाद भी 50% नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसीलिए हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और नेशनल लैंग्वेज इसको नहीं बनाया जा सकता। तो जो लैंग्वेजेस 121 के अदर जो लैंग्वेजेस 22 के अदर जो लैंग्वेजेस बचती हैं उसको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको अब भाषाई विविधता पता चली होगी। हमारे भारत की बहुत विविध कंट्री है हमारी इंडिया। आगे अगर हम बात करें फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में सेंटर स्टेट रिलेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शेयरिंग ऑफ पावर जो है सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ पावर को लेके मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो जो कोर्ट है वो बीच बचाव करता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी रहती है या कुछ ऐसा होता है कि सेंटर जो है अपनी मनमर्जी करने लगता है स्टेट पे। तो जी हाँ, ऐसा हुआ था। कांग्रेस का टाइम था, 1990 का दशक था दोस्तों। तो उस समय पे कांग्रेस जो थी ना सिर्फ सेंटर में थी बल्कि भारत की बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार थी। तो अब क्या होता था कि जो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी वो स्टेट्स की सरकारों के ऊपर अपना हुक्म चलाने लगी। अब स्टेट्स की सरकारों को जो सेंटर है वो ये नहीं बता सकता कि उनको अपना काम कैसे करना है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट यहाँ पे सेंटर अपनी मोनोपोली करने लगा था। इससे क्या हुआ, इससे भारत में अलग ही तरीके की गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। अब ये देखिए कि जो मोनोपोली ऑफ कांग्रेस है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस वॉज in power in center in most of the states. The central government often undermined the rights of state government. तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों के ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट जो थी अपनी मोनोपोली स्थापित करने लगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं मानती थी तो उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल स्थापित कर दिया जाता था, यानी कि राष्ट्रपति शासन तक वहाँ पे लगा दिया जाता था। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल दिक्कत थी वो शुरू हो गई थी। ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे करके कांग्रेस के ऊपर से हटता चला गया। जब कांग्रेस के ऊपर से लोगों का भरोसा हट गया तो जब चुनाव हुए तो एक भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको कंप्लीट बहुमत मिला हो। तो कंप्लीट बहुमत के लिए 50+1 का जो है
ये फॉर्मूला चलता है, लेकिन 50+1 किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले, तो कई सारी पार्टीज एक साथ मिलके आई और इन सभी पार्टीज ने आके एक केंद्र में सरकार बनाई, जिसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है, यानी गठबंधन की सरकार बोली जाती है। 1990 की कांग्रेस मोनोपोली के बाद का जो दौर था, उसमें इंडिया ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स द मल्टी पार्टी कॉलिशन गवर्नमेंट। एक से ज़्यादा पार्टीज की गवर्नमेंट की तरफ इंडिया ने शिफ्ट किया। जब एक भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती लोकसभा के इलेक्शन में, तो बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो एक अलायंस में ग्रुप बनाती हैं और ये ग्रुप मिलके एक सरकार का निर्माण करते हैं। और दिस सिस्टम मेड फेडरलिज्म मोर डेवलप्ड इन इंडिया, यानी कॉलिशन गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, इसने फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा डेवलप किया भारत में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।